नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जो खबरें अखबार की दुनिया में हेडलाइन बनी हैं और टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है? प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे जो हर खास व आम के बीच चर्चा का विषय रही हैं। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी। सबसे पहले मैं एडिटर सूरज पाठक जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी खबरें देखने को मिली? धीरे-धीरे इस समय जैसा कि देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में चर्चा यदि किसी बात की है तो वो है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की। और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो खबर है कि अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति भी रही हैं, वो अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। हालांकि जैसे ही जो बाइडेन वहां से हटे थे उसके बाद में उनका नाम सामने आया था, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी भी नहीं हुई है, क्योंकि पार्टी में 1 अगस्त से जो ऑनलाइन वोटिंग हुई है उसमें 28 घंटे बाद ही 2350 से ज्यादा डेलीगेट्स का समर्थन कमला हैरिस को मिल चुका है और इसी के साथ वो बहुमत का आंकड़ा उन्होंने पार कर दिया। ठीक है, क्योंकि 6 अगस्त को वोटिंग खत्म होने वाली है और उसके बाद आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की घोषणा की जाएगी। मैं बताना चाहूंगा कि कमला हैरिस को चुनाव खत्म होने तक पार्टी के 99% यानी 3923 डेलीगेट्स का समर्थन मिलने की उम्मीद है। हालांकि कमला हैरिस जो है अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने की पहली श्वेत महिला होंगी। और बहुमत जब उनको मिला है, बहुमत मतलब तात्पर्य यह है कि जो डेलीगेट से वोट उनको मिलने हैं, डेलीगेट का समर्थन मिलना है, तो 2350 डेलीगेट का समर्थन उनको मिल चुका है। और इसके बाद में ये देखा जा रहा है, जिस तरह से उनका बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ और अगले हफ्ते आधिकारिक तौर पर वो नॉमिनेशन अपना घोषित करेंगी। दूसरी तरफ एक और बात करूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई खबर जो है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटलांटा में एक रैली की है और उस रैली के दौरान उन्होंने समर्थकों को मिशेला मॉन्टगोमरी नाम की जॉर्जिया से एक अश्वेत एक्टिविस्ट को मिलाया है। जैसा कि देखा जा रहा था कि कमला हैरिस को लेकर उनके बयान आ रहे थे कि वो पहले खुद को इंडियन कह रही थी, फिर अश्वेत कहने लगी, तो उन्होंने एक अश्वेत महिला को सामने किया है उस रैली में, जिसका नाम मिशेला मॉन्टगोमरी है। और ट्रंप ने बताया है कि उस समय जब मॉन्टगोमरी की उनसे मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई थी जब वो राष्ट्रपति थे, और उनसे मुलाकात कराते हुए ट्रंप ने कहा है कि क्लार्क अटलांटा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली जो मॉन्टगोमरी ने उन्हें पहचान लिया था और अश्वेत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फंड मुहैया करने के लिए उनकी सराहना की थी। तो उसने कहा कि उन्होंने मेरे कॉलेज को बचा लिया था। तो यहाँ जो देखा जा रहा है कि ट्रंप का ये जो कार्ड है, ट्रंप कार्ड उन्होंने अब खेला है, क्योंकि जिस तरह से एक अश्वेत महिला के कमला हैरिस के जो चुनाव में उनके सामने आ जाने से अब उन्होंने जो अश्वेत वोट है उनको हासिल करने के लिए, वो समर्थन हासिल करने के लिए ये कार्ड खेला है। दूसरी खबर की बात करूं मैं कि ईरान और हमास के बीच की जो खबर है, क्योंकि ईरान और हमास के चीफ इस्माइल हनिया की मौत के बाद में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस बीच अमेरिकी मीडिया हाउस ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक ईरान इजराइल पर आज हमला कर सकता है। आज बड़े हमले की संभावना है कि आज जो है ईरान जो है इजराइल पर हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान के हमले से निपटने की तैयारी इजराइल की मदद के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ जनरल जो है माइकल कुरेला, वो तेल अवीव पहुंच गए हैं। और वहीं जो खतरा है, उस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। तो आज का दिन इस संघर्ष के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि जिससे संभावना बताई जा रही है कि इजराइल और के बीच और हमास की चीजें चल रही है कि आज उसमें बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि यदि खुल के बड़ा हमला किया जाता है तो इसमें कौन कौन किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में क्या बयानबाजी जारी करते हैं, ये देखना है। क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और इजराइल की रक्षा के लिए फाइटर जेट, स्ट्राइक और एयरक्राफ्ट जो है कई तक भेजे जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने वादा किया है कि वह इजराइल की हिफाजत जरूर करेगा। जिस तरह से बात सामने आई कि पूरे मामले में जो बाइडेन की तरफ से जो बयान सामने आया कि इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनके बीच बहस हुई है, दोनों के बीच में हनीफे की हत्या के बाद में टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। और इस दौरान जो बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा है कि मुझसे बकवास मत करो, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक खबर का और जिक्र करना चाहूंगा मैं,
जिस तरह से देखा जा रहा है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही जी। हैं। तो इस बार फिर हिंसा का दौर बांग्लादेश में शुरू हो गया है हम्म। और इस बार प्रदर्शनकारी जो है प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ठीक है। जैसा देखा कि छात्र आंदोलन बढ़ा, उसमें 200 से हम्म। ज्यादा लोगों की मौत हुई और इस बार जो है अभी जो हिंसक आंदोलन बढ़ा है उसमें 97 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है कि 97 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। हम्म। और जिस तरह से उन्होंने छात्रों को या विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया था, हम्म। उसका विरोध करते हुए प्रदर्शनकारी जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि जिन लोगों की मौत हुई है 97 लोगों की, उसमें से 14 पुलिस वाले भी शामिल हैं। ठीक है। जो झड़प हुई है, हिंसक झड़प हुई है, उस झड़प में 14 पुलिस वालों की मौत भी हो चुकी है और गोली लगने से 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश में सरकार ने हिंसा पर काबू करने के लिए देश भर में कर्फ्यू लगा दिया, अगले 3 दिनों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी है। इसके अलावा राजधानी ढाका में दुकानों और बैंकों को बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। एक तरफ मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस की तरफ से भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस और स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। हिंसा को काबू करने के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है। साथ ही बांग्लादेश में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी है। यहाँ इधर भारतीय नागरिकों से भी बांग्लादेश न जाने की अपील की गई है। विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है और देर रात जारी इस एडवाइजरी में कहा गया कि बांग्लादेश में चल रही हिंसा के चलते भारतीय नागरिक यात्रा करने से बचें कि वो अभी बांग्लादेश ना जाए। दूसरी तरफ जो बांग्लादेश में भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा के लिए विदेश मंत्रालय लगातार सक्रिय है। जी जी। ठीक है सूरज जी, आपने अमेरिका में होने वाले चुनाव का जिक्र किया, कैसे वहां पर अश्वेत महिला पर जंग छिड़ी हुई है और बांग्लादेश में फिर हिंसा भड़क गई है। जैसे कि हसीना ने पहले आंसू बहाए थे और उन पे आरोप लगे थे कि अगर वो इतनी ही अच्छी होती तो शायद ये हिंसा नहीं होती। इसी क्रम में मैं उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं या ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो यूपी में चर्चा का विषय बनी है? उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर लगातार जो अवैध निर्माण है उस पर कार्य कर रहा है। बता दूं कि कल जो है शहीद पथ के किनारे लुलु मॉल के सामने कल्याणी इंफ्रा में अवैध रूप से भूखंड बेचे थे और शनिवार को आवास विकास का संस्था यहाँ कार्रवाई के लिए पहुंचा तो महिलाएं विरोध में बुलडोजर के सामने आ गई और कोई 2 तो कोई 1.5 साल से यहाँ मकान बनवा रहा था। महिलाओं का कहना है कि जहाँ उन्होंने प्लाट खरीदा है वह जमीन किसानों से बिल्डर ने ली है और उनके पास बाकायदा रजिस्ट्री भी है। तो दोपहर को हंगामा इतना बड़ा कि शहीद पथ पर जाम की स्थिति हो गई और हाथ में तख्तियां लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं विरोध कर रही थी। तख्तियों पर लिखा था कि योगी जी हमारी मदद करें। वहीं मौके पर पुलिस विरोध में उतरी महिलाओं और लोगों को काबू में करने की कोशिश में जुटी। वहीं आवास विकास के अनुसार अगर बात करें तो विहित कोर्ट से ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जा चुका था और बिल्डर को 10 वर्षों से नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन वह चुपके चोरी निर्माण कराता रहा। मैं रिद्धि बात करूंगा कि कांग्रेस पार्टी में यूपी में नुक्कड़ नाटकों के जरिए महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगी। ठीक है। और साथ ही महिलाओं पर अत्याचार के मामलों को प्रमुखता से उठाएगी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने रविवार को पार्टी मुख्यालय पर आयोजित सभी फ्रंटल विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में यह बात कही। और सांसद तंजु पुनिया, पूर्व मंत्री अगर बात करें तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं फ्रंटल विभाग एवं प्रकोष्ठों के प्रभारी विश्व विजय सिंह को उपस्थिति में इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हम सभी की मंशा संगठन को मजबूत करने की होनी चाहिए। ठीक है। यह तभी संभव है कि जब हम आपस में सामंजस्य बनाकर काम करेंगे और हमारे नेता राहुल गांधी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। इसका पार्टी को लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी जिलों में जाएं और वहां होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लें, महिलाओं के प्रति अध्यादेश के मामलों को प्रमुखता से उठाएं। वहीं मैं बात करूंगा कि अयोध्या में गैंग रेप हुआ था और गैंग रेप पीड़िता उनके परिवार से भाजपा प्रतिनिधिमंडल रविवार को कल पहुंचा और प्रतिनिधिमंडल में शामिल राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने कहा कि हमारी सरकार का यह विचार है कि पीड़ित किसी भी जाति या धर्म का हो उसे न्याय मिलना चाहिए। अपराधी किसी भी जाति या धर्म का हो, कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि सपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अब इस दुनिया में नहीं है, वहाँ कह देते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है। अब पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष पीड़िता की सहानुभूति की जगह आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। यह अत्यंत शर्मनाक है। और बता दूं कि जो सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री
नरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आपके द्वार पर आया और एक भी अपराधी नहीं बचेगा। अपराधियों की हर अवैध संपत्ति की जांच होगी और जो अवैध संपत्ति होगी वह सरकार अपने कब्जे में लेकर नष्ट करने की कार्रवाई करेगी। इस दौरान राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू सदयू भी मौजूद रहे। वहीं मैं बात करूंगा कि इसी को लेकर लखनऊ के 10 नब्बे चौराहे पर भाजपा नेता श्वेता सिंह ने भी एक पोस्टर लगाया है। अयोध्या रेप के केस से जुड़ा पोस्टर है और लिखा हुआ है, अयोध्या रेप कांड के आरोपी मोद अहमद के बचाव में डीएनए टेस्ट की मांग को लेकर श्वेता सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए पोस्टर में लिखा है कि लड़के हैं गलती हो जाती है, मोहित है गलती हो जाती है। अब हम बात करेंगे एक कि विधानसभा चुनाव के पहले सपा का प्लान है और समाजवादी पार्टी का जो है वो ब्राह्मण कार्ड पर फोकस जारी है। हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम आज कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव और सपा ने पीडीए के साथ ब्राह्मणों में पैठ का प्रयास है। गोरखपुर में चिल्लूपार में स्थापना समारोह होगा। वहीं मैं बात करूंगा कि राज्यसभा विधानमंडलों के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन और शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे कई विधायक और यूपी से 7 विधायक आज जाएंगे अमेरिका और भाजपा के रमेश चंद्र, राजेश चौधरी, राजीव सिंह और संजय शर्मा, धीरेन्द्र सिंह, प्रिंस सिंह और डॉक्टर सुरवीर जाएंगी। 6 से 8 अगस्त तक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। वहीं मैं अगली खबर पर ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोंडा का दौरा करेंगे और सुबह 10 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक समीक्षा बैठक करेंगे और जिले के विकास व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक लेंगे और 4 घंटे तक सर्किट हाउस में पूरा मंथन होगा। पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और देवी पाटन मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वही मंडल स्तर के जनप्रतिनिधि अधिकारी रहेंगे मौजूद और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर के अधिकारियों से जुड़ेंगे और बड़ी योजनाओं की प्रगति को मुख्यमंत्री पूरी तरह से परखेंगे। ठीक है ज्ञानेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सियासत मची हुई है। अयोध्या दुष्कर्म मामले में अब मायावती की भी एंट्री हो चुकी है और तमाम तरीके की आपने बात कही। इसी क्रम में अब मैं देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। एमपी में किन खबरों ने सुर्खियां बटोरी, यह बताने के लिए हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी। देखिए जी, जिस तरह से आज सावन का तीसरा सोमवार है और इस तीसरे सोमवार में महाकाल की नगरी उज्जैन पूरी तरीके से शिवमय है और लाखों की तादाद में वहां पर जो श्रद्धालु है, जो भक्तजन है, इस पावन पवित्र महीने में सोमवार के दिन बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं। आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है कि आज महाकाल की जो सवारी है वो महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलीश्वर और हाथी पर मन महेश के स्वरूप में विराजित होंगे और सवारी से पहले करीब दोपहर 12 बजे 1000 जो डमरू वादक है 10 मिनट तक डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो टीम है वो भी बुलाई गई है। आज 2000 के डमरू वादक है जो वादन करेंगे, जो डमरू बजाएंगे, उसको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये दिन भी आज उज्जैन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, महाकाल की नगरी के लिए ऐतिहासिक है। आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत तो शामिल होंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए रविवार और सोमवार की दरमियानी रात की, तो 2:30 बजे मंदिर के पट खोले गए। भस्म आरती के दौरान जिस तरह से महाकाल का वहां पर भांग, चंदन, सूखे मेवों और आभूषणों से बाबा महाकाल का राजा स्वरूप दिव्य श्रृंगार किया गया। भस्म आरती के 15,000 से अधिक श्रद्धालु ने दर्शन किए। मंदिर में बाबा के दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है और जिस तरह से प्रशासन का कहना है, मंदिर प्रबंधन का वहां पर कहना है कि 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आज वहां पर पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर आज ये ऐतिहासिक दिन उज्जैन के लिए है, जिस तरह से वहां पर लगातार जो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दूसरी तरफ एक अहम खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी ये है कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी आवास हैं उन्हें अब जीपीएस चेकिंग उनकी होगी, उस सिस्टम में उनको रखा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार पहली बार सॉफ्टवेयर में इन आवासों की जानकारी एकत्रित करने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजधानी के करीब 20,000 आवासों की ये कुंडली तैयार की जाएगी कि जो सरकारी आवास हैं उसमें कौन लोग रह रहे हैं, किस की उपलब्धता है,
कहीं अनधिकृत तरीके से तो कोई उसमें नहीं रह रहा है। इसके लिए 25 सब इंजीनियर और 5 जो एसडीओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे इन सरकारी आवासों की श्रेणी के अनुसार पूरा ब्यौरा एकत्र करेंगे। और इस कवायद के पीछे उद्देश्य यह है कि सरकारी अफसरों को समय पर जो आवास का है वो आवंटन हो सके और रिटायर्ड या ट्रांसफर के बाद भी इन आवासों में लंबे समय से जमे जो अफसर हैं उनको समय से उनसे ये आवास खाली कराया जा सके। सिस्टम ऑनलाइन करने से अधिकारी की वर्तमान पोस्टिंग की जानकारी संपदा के पास रहेगी। और भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट को देखने के बाद मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी आवास की जानकारी ऑनलाइन की जाएगी। इसके लिए पीडब्ल्यूडी और संपदा ने काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में करीब 50,000 जो सरकारी आवास है उनको जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़े जाएंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार का अहम कदम है कि जो लगातार जिस तरह से अनाधिकृत तरीके से लोग वहाँ रहते थे, वोट रिटायर्ड भी हो जाते थे और लगातार वो सरकारी आवासों में जमे रहते थे। एक खबर मौसम से जुड़ी है, जो लगातार मध्य प्रदेश में जो मौसम का जो मिजाज है, लगातार मध्य प्रदेश में जो बारिश हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से जो छोटी बड़ी नदियां हैं वो पूरी तरीके से उफान पर है। बरगी की बात की जाए, बाणसागर जैसे 10 बड़े बांध की अगर हम बात की जाए तो पूरी तरीके से वो उफान पर है। इसके अलावा बात की जाए तो सोमवार को भी इंदौर, उज्जैन, सागर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के 13 जिलों से तेज बारिश होगी। इसको अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी भोपाल में सुबह से लगातार बारिश का जो दौर है वो जारी है। प्रदेश में अब तक अगर इसकी बात की जाए तो 1.5 महीने के अंदर 23.3 इंच बारिश हो चुकी है, यानी सीजन के कोटे का 62% पानी गिर चुका है। मौसम केंद्र की अगर माने तो 3 सिस्टम मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मध्य प्रदेश में जो बारिश है या भारी बारिश है उसका दौर जारी है। जी ठीक है राजेश जी, आपने जिस तरीके से बात की तो मध्य प्रदेश में भक्तिमय माहौल है और महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में नदियां उफान पर हैं और बांध के गेट भी खोले जा रहे हैं। अब रुख करेंगे देवभूमि की ओर। महेश जी, उत्तराखंड में ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा? रिद्धि, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो 31 तारीख में आपदा आई थी उसमें सेना ने अपना कमान संभाल लिया है। सेना रेस्क्यू के लिए गई है। भारतीय सेना ने जैसे ही कमान संभाली तो उन्होंने अस्थायी पुल का निर्माण स्टार्ट कर दिया है। 21 किलोमीटर का जो पैच है उसमें जो नदी है, सबसे बड़ी नदी है, उससे भी रेस्क्यू में दिक्कत आ रही थी, तो वहां उन्होंने पुल बनाना स्टार्ट कर दिया है। और जो कि पानी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊंचा बढ़ रहा था, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा उन्होंने हाइट पर बनाना स्टार्ट किया है। उनके कमान संभालने के बाद ही जो लिंचोली का क्षेत्र है वहां से केदारनाथ से लिंचोली के लिए 373 जो यात्री हैं वो रवाना हो गए हैं। और जो यदि देखा जाए तो 21 किलोमीटर का जो पैच है, खौफनाक जो मंजर था, जो रेस्क्यू हुए लोग हैं उन्होंने बताया कि ऊपर तो लैंडस्लाइड का डर था, तो नीचे 400 फीट की जो गहरी खाई थी उससे वो डर रहे थे। लेकिन जैसे ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की उन्हें वर्दी दिखी, उन्होंने देखा कि पीले वस्त्र में कोई आ रहा है, तो देवदूत की तरीके से वो उन्हें उठाकर वहां से लेकर आए हैं। वो अपने जीवन का ये सबसे बड़ा कड़ा अनुभव मान रहे हैं और कह रहे हैं कि 2013 से ही ये लगभग ये मंजर था। लेकिन चूंकि केदारनाथ में जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित हैं, ये थोड़ा सा पहले ये लिंचोली के आसपास की घटना है। और मैं आपको बता दूं, इस क्लाउड ब्लास्ट में 18 घंटे तक बॉर्डर के नीचे एक युवक दबा रहा। वो वहां का स्थानीय दुकानदार था, उसे निकाला गया। तो एसडीआरएफ को वो एक तरीके से भगवान मान रहा है। तो एसडीआरएफ का जो सराहनीय काम है ये चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। तो साथ ही बता दूं, राज्य के जितने 5 हेलीकॉप्टर इसमें लगाए गए हैं और केंद्र सरकार से MI-17 और एएफ टैंकर भी यहाँ पर लगाया गया है जो सेना का है। सेना उसके ऑपरेट कर रही है। लगातार कल की यदि रेस्क्यू की बात करें, मौसम खराब होने के बावजूद भी 250 यात्री को निकाला गया है। लगातार वहां पर चूंकि बादल बहुत नीचे आ जाने की वजह से फ्लाई कम हो रही है, लेकिन जितना भी फ्लाई का टाइम मिल रहा है, जैसे ही ब्रॉडकास्ट आ रहा है तो वहां जो एयरफोर्स के जवान हैं वो तत्काल उड़ान भरने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। बादल जो फटा था उसके ये समझ लीजिएगा कि 13 स्थान वहां अभी भी जो 13 लिंक मार्ग है वो अभी भी अवरुद्ध है।
13 जगह से वो परेशानी है। लगभग 1 सप्ताह लग सकता है इन्हें खुलने में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारी बारिश के चलते अभी भी लगभग 200 से ज्यादा लोग जो माने जा रहे हैं वो दुर्गम क्षेत्र में हैं और लगभग 1000 के आसपास वो सुरक्षित स्थान पर ले जाए गए हैं। यदि एयरलिफ्ट की बात करी जाए तो लगभग अभी तक ये जो एयरलिफ्ट है 836 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। मैं रिद्धि एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो मौसम का फोरकास्ट है, ये अभी फोरकास्ट स्पष्ट तरीके से जारी कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि कोई भी श्रद्धालु अभी चार धाम यात्रा पर न आए। खासकर जो पैदल यात्री जो केदारनाथ का पैदल का रास्ता है रामबाण से लेकर के और इधर सोनभद्र को जाता हुआ, उस पर अभी कोई भी ट्रैक ना करे, ना ही स्थानीय व्यक्ति वहां जाए। ठीक है, तो मैं ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि देवभूमि किस तरीके से प्राकृतिक आपदा कहर बनकर टूट रही है और प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि लोगों से अलर्ट रहें। इसी कड़ी में मैं छत्तीसगढ़ की ओर आना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ की खबरें बताने के लिए हमारे साथ सुनील नामदेव जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी। जी, छत्तीसगढ़ में बारिश का मौसम पूरे शबाब पर है और करीब आधा दर्जन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर कवर्धा जिले से आ रही है। यहाँ डिप्टी सीएम अरुण साव के भांजे जलप्रपात में बह गए हैं। बीती रात से उनकी खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि रानी ददरी नामक एक बड़ा जलप्रपात है जो जंगल के भीतर स्थित है और ये एक अब टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाने जाने लगा है। तो कई नौजवान यहाँ पिकनिक बनाने के लिए आते हैं और ऐसी ही घटना में अरुण साव के भांजे जो यहाँ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है, वो भी अपने दोस्तों के साथ वाटरफॉल का लुत्फ उठा रहे थे। अचानक वो पानी की चपेट में आ गए और बह गए। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस लगातार निगरानी रखे हुए है, उनकी खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं बस्तर और सरगुजा डिवीजन में एक बार फिर बारिश का कहर देखने मिल सकता है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अभी हरेली का त्योहार चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा ये एक स्थानीय पर्व है छत्तीसगढ़ में, जहां पर आदिवासी संस्कृति और एक सनातनी संस्कृति दोनों का सामंजस्य देखने को मिलता है और ये पर्यावरण से जुड़ा पर्व होता है। जब खेती किसानी के औजारों की पूजा की जाती है, एक दूसरे का अभिवादन किया जाता है और नाच गाने के साथ छत्तीसगढ़ के इस तमाम पर्वों की शुरुआत इसी दिन से होती है। लिहाजा ये एक राजनीति का अब अखाड़ा भी बन चुका है। इस त्योहार को मनाने के लिए तमाम बीजेपी, कांग्रेस समेत और भी जो दूसरे दल हैं वो बहुत जोर शोर से जुटे हुए हैं। राजनीतिक तड़का देखने मिल रहा है और नाच गाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मौके पर किए जा रहे हैं। उसमें पार्टी अपना प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। राजनीतिक दलों को लगता है कि जो वी फीलिंग है, जो स्थानीयता की भावना है लोगों के अंदर, तीज त्योहार से जुड़कर उन्हें अपनी पार्टी की नीतियों से जोड़ना है, तो ऐसे कार्यक्रम बहुत तेजी से भी चल रहे हैं। एक अन्य घटना सामने आई है, यहाँ पर 6000 करोड़ का महादेव ऐप घोटाला हुआ था। इस सिलसिले में भिलाई से अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि ये कार में सट्टा खिलाने का कार्य किया करते थे। महादेव ऐप के जो डाउनलोड्स करके वो एप्लीकेशंस वगैरह गाड़ी में ये उसको खिलाया करते थे। जुआ वगैरह का काम होता था अपराधों का। फिलहाल विवेचना जारी है। कुछ जल्द ही इसके बारे में आधिकारिक सूचना भी। ठीक है सुनील जी, आपने पर्व का जिक्र किया, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी त्योहार का माहौल है और महादेव ऐप का जिक्र किया कि वो उस मामले में और गिरफ्तारी हो चुकी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।